हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर एग्जामिनर के जस्ट सामने टेबल पे रखे रहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपकी बेसिक एनाटॉमी के रिगार्डिंग हो सकते हैं या फिर आपकी जो मेनली सब्जेक्ट जैसे डीआरटी वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक्सरे की ट्यूब हो सकती है, हैंगर्स हो सकते हैं, कॉलीमीटर हो सकता है, टीएलडी फिल्म बेच हो सकते हैं। एलटी वाले बच्चों के लिए वायल्स हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए जो मीटर्स आते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पिपेट्स हो सकती हैं। ईसीजी वाले बच्चों के लिए ईसीजी लीड्स वगैरह और कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। साथ में बात करें ओटी इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे होते हैं जिसमें बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं। तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं। एक कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपके एनाटॉमी के। एनाटॉमी के अंदर आपकी बहुत सारी स्केलेटन से जुड़ी हुई कुछ चीजें रखी रहती हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी स्कल के बारे में, खोपड़ी के बारे में। ये खोपड़ी कोई तांत्रिक वाली खोपड़ी नहीं होती है ना। ये जो वहां पे बहुत सारे जो रेपुटेड डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी बॉडी वगैरह डोनेट कर देते हैं ना, उनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे आपके पास में आपने बताया कि पूछेगा एग्जामिनर डायरेक्ट इसको उठा के बताओ ये क्या है, तो आपको बताना है कि सर ये क्या है, स्कल की बोन है। और पूछेगा कि स्कल बोन के अंदर इन बोन के नाम्स बताओ, क्या क्या नेम्स हैं इनके। तो सबसे पहले नेम्स की बात करें, सबसे सामने वाली जो बोन होती है दोस्तों, ये वाली जो बोन तुम्हें दिखाई दे रही है, अपन थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको, नहीं ये देखिए, ये सबसे सामने वाली बोन है, ये आपकी है फ्रंटल। उसके बाद में इसके जस्ट पीछे वाली जो बोन है वो पैराइटल है, जस्ट नीचे वाली ऑक्सीपिटल है, और कान के पास वाले साइड वाली है टेम्पोरल। आप ऐसे सामने देख सकते हैं, ये फ्रंटल हो गई, फ्रंटल के बाद में ये पैराइटल हो गई, ये ऑक्सीपिटल हो गई, और ये हो गई टेम्पोरल। आ रही बात समझ में। अब काउंटिंग करते हैं, फ्रंटल की संख्या कितनी रही, एक। पैराइटल यहां पे रहती हैं दो, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो फ्रंटल एक, पैराइटल कितनी हो गई, दो हो गई। फिर जो पीछे वाली जो हड्डी होती है, ये वाली बोन होती है, इसका नाम होता है ऑक्सीपिटल बोन, इसका नंबर भी कितना होगा, एक। और साइड वाले जो कनपटी वाली हड्डियां होती हैं इनका नाम होता है टेम्पोरल, इनकी संख्या कितनी है, दो। तो ये ऐसे देखिए आप इसको कि फ्रंटल कितनी है, एक, पैराइटल कितनी है, दो, ऑक्सीपिटल कितनी है, एक, और टेम्पोरल कितनी है, दो। ठीक है, अब बात करें कि आंख के पीछे जो हड्डी है, आंख के पीछे जो स्कल की जो हड्डी है उसका नाम है एथमोइड। ठीक है, और इस एथमोइड के जस्ट पीछे कौन सी है, स्फीनोइड। तो यहां पे एक बोन एथमोइड और एक बोन स्फीनोइड, तो मैं साथ में लिख दूंगा एथमोइड बोन कितनी हो गई, एक, और स्फीनोइड भी कितनी हो गई, एक। ऐसे कुल मिला के जो आपकी खोपड़ी है, क्रेनियम है, उसके अंदर कितनी हड्डियां हो गई, यहां पे 8 बोन्स होती हैं। बात करते हैं कि ये बोन्स फाइब्रस टिश्यू के द्वारा या फिर बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, यानी बहुत सारे फाइबर्स हैं। जैसे नारियल होता है ना, नारियल का कवर होता है, उसके रेशे होते हैं, नारियल का जो छिलका होता है उसमें बहुत सारे रेशे ऐसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फाइबर्स के जॉइंट पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है सूचर्स। तो एग्जामिनर पूछता है कि इसमें कौन कौन से सूचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं सूचर्स की, तो सूचर्स में दोस्तों सबसे पहले समझिए कि कौन कौन से सूचर्स इसमें हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पे ये फ्रंटल बोन हो गई और ये कौन सी हो गई, पैराइटल वाली। फ्रंटल और पैराइटल इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस सूचर का नाम होता है कोरोनल सूचर। आगे बात समझ में, ये वाला सूचर कौन सा है, ये वाला कोरोनल। आपको बताना पड़ेगा कि सर ये वाला जो जॉइंट है इसका नाम है कोरोनल। ये दो हड्डियां हैं पैराइटल, पैराइटल के बीच में ये वाला जो सूचर है इसका नाम होता है सजाइटल सूचर, यानी कि ये वाला दिख रहा है ऐसे, ये हो गया कोरोनल, ये हो गया यहां पे आपके सजाइटल। अब यहां से ध्यान से देखिए कि ये हड्डी कौन सी है, पैराइटल वाली है, और ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल। तो यहां पे देखो ये सूचर ऐसे बनते हुए आ रहा होगा, यूं करके, यूं देखो इस तरह से। ये तो ऑक्सीपिटल रही होगी, और यहां पे ये भी पैराइटल, और ये भी कौन सी हो गई, पैराइटल। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। पीछे की साइड, गर्दन के पीछे की साइड देखो, ये ऑक्सीपिटल, इधर भी पैराइटल, इधर भी पैराइटल। अब ध्यान से देखिए दोस्तों इसी के अंदर कि ये जो आपको देखो इस तरह का जो जॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो सूचर आपको दिखाई देता है, ये आपके फिजिक्स का एक अक्षर होता है लैम्डा, उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम होता है लैम्डोइड सूचर।
तो यानी कि पीछे की साइड जो तुम्हें ये वाला जो सूचर दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है दोस्तों? ये वाला सूचर कौन सा है? लैम्बडॉइड सूचर। लास्ट और सूचर जो बनता है वो बनता है ये वाला। देखो ये सूचर्स कहां कहां पे मौजूद है? ये ऊपर आपकी बोन कौन सी है? पेराइटल, और नीचे कौन सी है? टेम्पोरल। यानी यहां पे जो जॉइंट पाया जा रहा है, इस सूचर का नाम होता है स्क्योमस सूचर। क्या नाम है दोस्तों इसका? स्क्योमस सूचर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है आपका कौन सा? कोरोनल, ये हो गया सजाइटल, ये हो गया लैम्बडॉइड, और बात करें ये वाले सूचर, इनका नाम होता है स्क्योमस सूचर। इतना समझ में आ रहा है? तो आपके पास में स्कल के रिगार्डिंग इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर वो आपको इन फेशियल बोन्स के नाम पूछे तो आप फेशियल बोन्स के नाम भी आसानी से बता सकते हो। जैसे कि फेस की ये वाली जो हड्डी होती है, ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसका नाम होता है मैक्सिला, और नीचे वाले जबड़े का नाम होता है मैंडिबल। ठीक है। इसके अलावा नाक के लिए जो हड्डी है उसको नाम बोल सकते हो आप, ये सर ये नेजल बोन है। ठीक है। यहां पे ये जो अंदर घूमी हुई हड्डियां हैं, इसको नेजल कॉन्चा या कोनका कहा जाता है। ये आप गाल वाली जो हड्डियां होती हैं, ये वाली जो बोन्स हैं, उनका नाम होता है जाइगोमेटिक। तो एक दो नाम याद रखना। हालांकि टोटल 14 बोन्स हैं, है ना? फेस की कितनी है? 14 बोन्स है टोटल, लेकिन आपको उतना बताना नहीं उनमें वो, क्योंकि उसने क्या कहा कि इसके अलावा बताओ इसमें कौन कौन सी हड्डियां किधर हैं। तो वो केवल आपको इतना सा पूछ रहा है प्रैक्टिकल बेस पे। देखिए दोस्तों, ये केवल इस चीज पे डिपेंड करता है, वो आपको जानना चाह रहा है। देखो वो आपको ऐसा नहीं देखना चाह रहा कि आप में कितना रटा हुआ चीज आप में नॉलेज है, या वो इतना नहीं कि आपने कितना हाई लेवल का नॉलेज रखा है। आप वो देखना चाह रहा है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ आपको चीजें आती हैं। आप बखूबी तरीके से अगर 6 या 7 क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ रहा है, उसमें से अगर आपने 3 भी क्वेश्चन अच्छे बचा दिए, तो मोस्ट ऑफ चांसेज है कि वो आपको क्लियर करके चला जाएगा। ठीक है। कई जो एक फोबिया बना रखा है आपके सीनियर्स ने बना रखा होगा कि यार हमने 10 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से 8 क्वेश्चन बता दिए, फिर भी हमें फेल करके चला गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपने बताए हैं उसको, उसने पूछा, आपको रुकना नहीं है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, आपको जस्ट उसका आंसर आना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। अगर मैं सोचो कि डायरेक्टली अगर मेरे को भी आके कोई पूरी एनाटॉमी में से बोन्स, कोई बोन उठा के पूछ ले कि बताओ उसकी प्रॉपर एनाटॉमी क्या है, तो जो एग्जामिनर है उसको खुद को भी नहीं आएगी। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो आपको आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो यहां पे आपको एक कौन सी बोन हो सकती है? वहां पे ये खोपड़ी हो सकती है। तो याद रखना, इस खोपड़ी के अंदर ये सारी की सारी आपको चीजें आपको लैंडमार्क के तौर पे बतानी पड़ेंगी कि सर ये फ्रंटल है, ये टेम्पोरल है, ऊपर वाले पेराइटल हैं। सूचर्स आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि प्रॉपर आपको वहां पे जॉइंट दिख रहा होगा। आगे चलते हैं इसी के अंदर। पता है एसएमएस के अंदर क्या होता था ना, जैसे हम जब लोग स्टूडेंट थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, कि उस टाइम पे वहां पे एक स्कल रखा हुआ है, तो स्कल के ऊपर यहाँ पे खोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है ना, एक ऐसे होल हो रहा है। तो डॉक्टर पूछते थे कि ये जो फोरामन, देखो अगर तुम्हें कहीं भी बायोलॉजी के अंदर कहीं भी वर्ड दिख जाए फोरामन, तो फोरामन का मतलब है कि कोई भी छिद्र हो रहा है, उसको फोरामन कहते हैं। बॉडी के अंदर जो पहले से मौजूद कोई छिद्र है। तो जैसे यहाँ पे खोपड़ी में एक छेद हो रखा था, तो बोलते थे कि बताओ ये फोरामन कौन सा है। तो हम सोचते थे कि 3-4 फोरामन है, एक फोरामन ओवेल है। ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे फोरामन दिमाग में आ रहे हैं, तो कि हमने अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या था कि एक्सीडेंट हो रखा था जिसकी वजह से यहाँ पे छेद हो रखा था, वरना बॉडी यहाँ पे बोन में कहीं होल थोड़ी है ना? तो ये चीजें याद रखना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंफ्यूज कर दे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी हड्डी है वो फीमर है। देखो फीमर में से, सर फीमर में से क्या पूछेगा? फीमर में से कुछ नहीं पूछता, एक चीज पूछ सकता है, वो याद रखना। देखो एक तो ये याद रखना कि एक तो ये पेल्विस है, ये पेल्विस है। ठीक है, पेल्विस की हड्डी है। और एक ये अपने पास में स्केपुला है, कि सर स्केपुला क्या होता है? कंधे वाली जो हड्डी होती है उसे कहते हैं स्केपुला, और जो हिप वाली जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं पेल्विस। दोनों बताया मैंने, एक पेल्विस बताया, एक हिप बताया। इन दोनों की एक एक केविटी होती है। केविटी मतलब खाली जगह, जो स्पेस बना हुआ है। स्केपुला के अंदर जो स्पेस बना हुआ है ये वाला, इसका नाम होता है ग्लिनोइड केविटी। याद रख लोगे क्या नाम है इसका? ग्लिनोइड केविटी। समझ में आ रहा है? इसके अलावा ये तो किसका हो गया? स्केपुला का हो गया। स्केपुला का कौन सा है? आपका ग्लिनोइड केविटी है। इसके अलावा जो आपकी पेल्विस है, पेल्विस के अंदर भी यहां पे एक केविटी खाली जगह बनी हुई है, इसका नाम होता है एसिटाबुलम।
याद रखना दोनों के दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपकी ग्लिनोइड केविटी और दूसरी कौन सी आपकी एसिटाबुलम केविटी। ग्लिनोइड जो केविटी आपकी जो कंधे वाली होती है उसमें जो बोन अंदर जाके घुस रही है, ये वाली बोन, इसका नाम है ह्यूमरस। और बात करें आपके फीमर के अंदर, सॉरी आपके जो एसिटाबुलम केविटी के अंदर जो बोन अंदर जाके घुस रही है ये वाली, इसको बोलते हैं फीमर। आई बात समझ में? बात करें यहां पे है आपकी ह्यूमरस, ये वाली हड्डी कौन सी होगी? ह्यूमरस। और ये नीचे वाली कौन सी होगी? फीमर। हाथ वाली जो केविटी है कंधे के अंदर, इसके पुला के अंदर, जो इसके पुला कौन सी हड्डी होती है? ये जो आप फील कर पा रहे हो पीछे जो ये हड्डी है, इस साइड भी है और इस साइड भी है, इसे तिकोनी जो हड्डी बनी हुई है इसका नाम इसके पुला है। तो इसके पुला में जो केविटी है उसका नाम ग्लिनोइड केविटी है। जबकि बात करें आपके हिप के अंदर, पेल्विस के अंदर जो केविटी है उसका नाम है एसिटाबुलम केविटी। तो एसिटाबुलम केविटी में अपनी फीमर एंटर हो रही है। अब वो क्या करेगा, आपके एग्जामिनर क्या करेगा, आपके सामने दो फीमर रख दी, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली। अब पूछ रहा बताओ कौन सी राइट वाली है कौन सी लेफ्ट वाली है। तो उसमें आपको बताना है कि जो फीमर का ये तो हेड होता है जो कि इन केविटीज के अंदर धस रहा है, और हेड के बाहर ये ट्रोकेंटर होता है फीमर के अंदर। ट्रोकेंटर यानी इसी का एक प्रोसेस यानी प्रवर्ध निकला हुआ है। ये ट्रोकेंटर हमेशा किस तरफ रहेगा? आउटसाइड। तो आप उस बोन को, उस फीमर को इस तरह से अरेंज करो कि वो किस तरफ चला जाए? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, यानी आउटसाइड जाना चाहिए। राइट की तरफ आउटसाइड जा रहा है तो राइट फीमर है, लेफ्ट की तरफ आउटसाइड जा रहा है तो लेफ्ट फीमर है। आगे बात समझ में? तो ऐसे बताना कि कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो लेफ्ट और राइट को। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपकी वर्टिब्री। वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डी। बात करें टिपिकल वर्टिब्री इस तरह से दिखाई देती है। अब रीढ़ की हड्डी जो है आपके पास में, उसके बारे में बात करते हैं। वर्टिब्री के अंदर सबसे पहले बात करो, देखिए ये यहां पे सबसे बेसिकली आपके पास में दे रखी है, ये है आपकी बॉडी। बॉडी यानी मेन जो बेस बना हुआ है रीढ़ की हड्डी का, जो यहां पे बेस बना हुआ है उस बेस की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई यहां पे बॉडी हो गई, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर दूसरी जो आपकी वर्टिब्री है उसकी बॉडी धसी हुई है, जैसे एक बॉडी ये हो गई, दूसरी बॉडी ये, तीसरी बॉडी ये, चौथी बॉडी ये, और इन सबके बीच में पाई जाती है दोस्तों कार्टिलेज, ठीक है। जैसे ये गद्दी आ गई, फिर ये गद्दी आ गई, ये एक बॉडी आ गई, ये बॉडी आ गई, और इनके बीच में क्या भरी रहती है? कार्टिलेज। ऐसे कार्टिलेज की पाई जाने वाली गद्दी रहती है जिसके ऊपर ये आपस में इस तरह से मूवमेंट कर सकें। इसके अलावा इसमें कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं। अब प्रवर्ध याद रखना, सबसे पहला जो प्रवर्ध है आपका ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसका नाम होता है स्पाइनस प्रोसेस। क्या नाम है इसका? स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस किस साइड निकला होगा? बाहर की साइड। और बॉडी किस साइड है? अंदर की साइड। तो स्पाइनस प्रोसेस बाहर की साइड होता है। यहां पे बीच के अंदर एक छेद पाया जा रहा है, छिद्र है, जिसका नाम होता है वर्टिब्रल फोरामन। क्या नाम है इसका? वर्टिब्रल फोरामन। फोरामन मैंने बताया क्या होता है, अपनी पूरी स्ट्रक्चर के अंदर जहां जहां कोई स्पेस है, गैप है, छिद्र है, उसे क्या कह रहे हैं अपन? फोरामन कह रहे हैं इस छिद्र को। तो ये फोरामन है जो प्रत्येक रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसी तरह से अरेंज है, जैसे यहां भी बीच में भी छिद्र है, यहां भी बीच में छिद्र है, यहां भी बीच में छिद्र है, यहां पे भी छिद्र है। क्यों है? क्योंकि आपकी स्पाइनल कोड इन्हीं के छिद्रों से होती है। आपकी ब्रेन से कहां तक जा रही है? नीचे तक जा रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके हाथ पैरों तक न्यूरॉन्स को पहुंचाना है, नर्व का ट्रांसफर करना है, सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को पहुंचाना है, ठीक है। इसमें से सर्कुलेट हो रहा है सारी चीजें। तो ये है आपकी स्पाइनल कोड। तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि ये बताओ कि यहां पे जो स्पाइनस प्रोसेस है, क्योंकि वो आपको वर्चुअली आपको देगा, ठीक है, आपके हाथ में पकड़ा देगा कि ये बताओ ये है आपकी वर्टिब्री। आपको पूछेगा ये क्या है? सर ये वर्टिब्री है। कैसी हड्डी? कहना सर ये इरेगुलर बोन है। इरेगुलर यानी इसकी कोई शेप नहीं होती। तो वो पूछेगा फिर ये बताओ कि इसके अंदर जो छेद दिख रहा है इसका नाम क्या है? तुमने बोलना है वहां पे कौन सा फोरामन है? वर्टिब्रल फोरामन। क्यों बनाया हुआ है फोरामन? क्या काम है फोरामन का? तो बताना सर इसी के अंदर क्या जा रही होती है? स्पाइनल कोड जा रही होती है, इस तरह से, जैसे ये एक फोरामन, ये फोरामन, ये फोरामन, ऐसे ऊपर नीचे फोरामन है, तो ये स्पाइनल कोड को ऐसे कैसे टक इन कर रखा है इन्होंने। इसके अलावा इसके पास में एक प्रोसेस निकला होता है, ये साइड वाला, ये दिख रहा है ऐसा वाला, इसका नाम होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस।
ठीक है, ये वाला प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ये आपकी जो ट्रांसवर्स फोरामेन दिख रहे हैं इसमें से आपकी न्यूरॉन्स वगैरह आ रही होती हैं, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना, आपको केवल याद रखना है ये वाला ट्रांसफर प्रोसेस है, ये वाला आपका स्पाइनस प्रोसेस है, ये आपकी बॉडी है, और इसके अलावा ये कौन सा आपका वर्टिब्रल फोरामेन। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे इसी के अंदर। दूसरा जो बात है कि ये टोटल कितनी रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं गर्दन वाली जो हड्डियां हैं रीढ़ की हड्डी, उस वो है टोटल 7। इनका नाम होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल C1 से लेकर कितनी है, C2 तक। C1 का अलग से नाम याद रखना एटलस, C2 का याद रखना एक्सिस। तो पूछता है एटलस और एक्सिस क्या होती हैं, तो बताना कि सर्वाइकल यानी गर्दन वाली जो रीढ़ की हड्डी हैं, वर्टिब्री हैं, इनका नाम होता है C1 और C2 को ही कहा जाता है एटलस और एक्सिस। बात करते हैं बाकी की कौन सी हैं, C3, C4, C5, C6, C7, है ना, टोटल 5 और बच गई। तो ये आपके बाद में ये कंप्लीट हो गया आपकी कौन सी, सर्वाइकल। बात करते हैं कौन सी बाद वाली है, थोरेसिक। थोरेसिक कहां से कहां तक है, थोरेसिक है आपकी छाती के जस्ट पीछे वाली रीढ़ की हड्डी। ये टोटल होती है 12, यानी कि T1 से लेकर कितने तक हो गई, T12 तक। इनका नाम, सबका नाम ही थोरेसिक होता है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। फिर आती है कौन से अपने पास में, लंबर। लंबर टोटल 5 होती है, यानी कमर के जस्ट पीछे वाली जो हड्डियां हैं वो कितनी है, 5, वर्टिब्री 5 है। L1, L2, L3, L4 और L5, ये याद रखना। उसके बाद में जस्ट नीचे रहेगी सैक्रम और उसके बाद में रहेगी कॉक्सिक्स। याद रखना कौन कौन सी हैं, सैक्रम और कॉक्सिक्स, इनकी संख्या कितनी होती है, 1 और 1। अगर मैं इनको काउंट करूं तो देखो ध्यान से, ये 7 हो गए, 7 और 12 19, 19 और 5 कितने हो गए, 24, उसके बाद में 25 और 26, यानी कि टोटल अपने पास में कितनी वर्टिब्री होती हैं, 26। ठीक है, क्लियर होगा इतना, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी इस तरह से एक पेल्विस वाली हड्डी वहां पे हो सकती है। पेल्विस वाली हड्डी में पूछेगा कि कौन सी बोन का क्या क्या नाम है, तो देखिए ध्यान से क्या क्या नाम होते हैं इनके। ये है आपका कौन सा, इलियम। इलियम के बाद में ये साइड वाली बताना, इस्चियम, और ये पीले कलर वाली कौन सी होगी, प्यूबिस। वहां पे कलर नहीं होता, वहां पे प्योरली आपको व्हाइट कलर की दिखाई देगी, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है ऐसा। तो ये जो बाहर जो निकला हुआ है इलियम है, इलियम की जो चोटी होती है उसको बोला जाता है इलियक क्रिस्ट, क्रिस्ट यानी कि चोटी। तो ये क्या हो गई आपकी, इलियक क्रिस्ट हो गई। अब बाद में चलो इसी के अंदर ये साइड वाली जो बोन है उसका नाम हो गया इस्चियम। इसी इस्चियम के अंदर यहीं पे ही बनती है आपकी कौन सी कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी, याद रखना, जिसके अंदर फीमर जाके अंदर इंसर्ट हो रही है। क्लियर हो गया ऐसा। अब इसके बाद में बात करें, ये है आपका प्यूबिस बोन, ये भी प्यूबिस प्यूबिस प्यूबिस, और इस प्यूबिस के बीच के अंदर जो जॉइंट होता है इसे कहा जाता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये वाला जॉइंट, ये बीच वाला जो जॉइंट है ना, इस वाले प्यूबिस और इस वाले प्यूबिस के बीच में दोनों जॉइंट को कंबाइन रूप से कहा जाएगा प्यूबिस सिम्फाइसिस। आगे चलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं बोन्स के अंदर ये जो आपके एनाटॉमिकल जो आपके पास है वहां पे बोन्स जो मौजूद हो सकती हैं वो यही थी सारी आपकी। कौन कौन सी थी, मैंने सबसे पहले आपको याद रखना, स्कल हो सकती है, फीमर या ह्यूमरस में से कोई हो सकती है, इसके अलावा पेल्विस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी और भी बोन्स हो सकती हैं, लेकिन अपन ने मेजॉरिटी जो बोन्स थी वो अपने बता दी हैं। अब इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट के अलावा तुम्हें वाइवा में से आपके बेसिक्स के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि सर और क्या क्या क्वेश्चन वो हमने पूछ सकता है, उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि एनाटॉमी में और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में कि और कौन कौन से क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं एनाटॉमी में। बहुत ही प्यारा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नेम ऑफ द कार्पल बोन, या दूसरा है नेम ऑफ द टार्सल बोन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले समझ लो कि कार्पल कहां की हड्डियां होती हैं। मैं बता दूं आपको, कार्पल है आपकी कलाई की हड्डियां, कलाई यानी कि रिस्ट की, और टार्सल यानी जो आपके टखने वाला हिस्सा है, जो पैर वाली है, यानी एंकल जो है आपका, उसकी बोन कौन सी है, टार्सल।
कार्पल की संख्या होती है 8 और टार्सल की संख्या होती है 7, यानी ये आपके हाथ में मौजूद हैं, कलाई में मौजूद हैं, ये आपके पैर में मौजूद हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी है उनके बारे में। देखिए ध्यान से, मैं आपको इसका एक एक्सरे दिखा देता हूं, उस एक्सरे में आसानी से दिखाया हुआ है तुम सब लोगों को। वेरी गुड, दिख रहा है? यह है आपकी की पूरी बोन्स हैं जो कौन सी हैं कलाई की, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखिए सबसे पहली जो बोन है वो है आपकी ट्रेपेजियम, उसके बाद में ट्रेपेजोइड है, फिर है कैपिटेट और फिर उसके बाद में है हेमेट। तो कौन कौन सी हो गई आपकी बोन्स? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट और हेमेट। एक साथ रिपीट करना है इनको, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट और हेमेट। फिर जो चितली वाली अंगुली है, ये वाली अंगुली है, इस तरफ एक छोटी सी बोन है जिसका नाम है पिस्सीफोम। क्या नाम है इसका? पिस्सीफोम है। उसके जस्ट बाद वाली है ट्राइक्यूट्रियम, यहां पे जो बोन इसका नाम है ट्राइक्यूटिनम। उसके बाद है लूनेट और लास्ट में है स्केफोइड। तो ये आपकी टोटल बोन्स होगी कितनी? 8। तो यहां से अंगूठे की तरफ से याद रखना, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट, हेमेट। एक साथ बार बार आप रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हालांकि इनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन ट्रिक्स के बेस पे याद नहीं रखना, क्योंकि लाइफ टाइम तक याद रखना है तो उसके लिए ट्रिक नहीं चाहिए, उसको रट लो ऐसे कैसे, है ना? तो देखो याद रखो कौन कौन सी, यहां से याद रखना ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट, हेमेट, ठीक है? उसके बाद नीचे से चलो, यहीं से कौन सी है? पिसिफोम है, ट्राइक्यूट्रियम है, पिसिफोम यहां पे आ गई, ट्राइक्यूटियम यहां पे आ गई। नेक्स्ट आपकी जो बोन होगी वो होगी कौन सी? लूनेट। यहां पे लूनेट है और लास्ट वाला ये बोन कौन सी होगी आपकी? स्केफॉइड। तो इसको इसी तरह से याद रखना। बाकी मैं आपको बताऊं कि अगर आप डीआरटी के स्टूडेंट हो तो वो आपको एक्सरे का एक रेडियोग्राफ दे सकता है, उसमें आपको पहचानने के लिए बोल सकता है कि बताओ कौन कौन सी बोन्स हैं। तो ये आपकी कौन सी बोन्स होती हैं? कार्पल यानी कि कलाई, रिस्ट की हड्डियां। दूसरी होती है टार्सल यानी कि एंकल वाली हड्डियां, उनके बारे में बात करते हैं। तो वो समझो वो कौन कौन सी हैं। ये हो गई। सबसे पहले यहां बात करें बोन्स की, पहली जो हड्डी जो आपको दिखाई देगी इसके अंदर, ये वाली एडी वाली, जो आपकी एंकल होती है ना, एडी पीछे वाला ये हिस्सा है, हील, जो आपकी हील है, हील की तरफ की जो आपकी हड्डी है इसका नाम होता है कैलकेनियम। इसका नाम क्या है? कैलकेनियम। फिर नेक्स्ट जो आपकी बोन है, ये वाली बोन, इसका नाम है टेलस। किसरे? टेलस हड्डी कौन सी होती है? समझो ध्यान से। देखो ऊपर से आ रही है आपकी, पैर की तरफ से आ रही, ये वाली आ रही है आपकी फीमर, फिर आ रही है टिबिया और फिबुला। तो टिबिया और फिबुला नीचे कौन सी बोन से जाके जुड़ते हैं? टेलस से। याद रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे एंकल के अंदर, क्या बात करें पूरे के पूरे जो आपका टार्सल बोन है उसमें कौन सी ऐसी बोन है जिससे आपकी टिबिया और फिबुला के जुड़ती है? तो वो कौन सी बोन हो गई आपकी? टेलस। ये क्वेश्चन 110% बच्चों को पूछा जाता है कि कार्पल और टार्सल बोन्स के नाम बताओ। आपको कुछ भी पूछा है नहीं पूछा, पर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, डीआरटी में तो खासकर मान के चलना। आगे बात समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट बोन आपकी नेविक्यूलर, जो आपकी तिकोनी हड्डी दिखाई देती है उसका नाम होता है नेविक्यूलर। उसके बाद में नेक्स्ट बोन आपकी क्यूबॉइड, यहां पे क्यूब शेप की, घन के आकार की हड्डी है, उसका नाम है क्यूबॉइड। फिर बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल आपकी हड्डी, जिनका नाम है क्यूनिफॉर्म। ठीक है, क्यूनिफॉर्म 3 होती हैं, 1 2 3। तो आपको बताना नहीं है कि उसको आप साफ बोलना कि सर एक कैलकेनियम है, एक टेलस है, एक नेविक्यूलर है, इसके अलावा एक क्यूबॉइड है, और बाकी की 3 कौन सी हैं? क्यूनिफॉर्म है। तो आप इसे काउंटिंग करके बता सकते हो। आपको अगर जानना है तो बस ये देख लो कि ये देखो, ये एक पैर हो गया, ये एक पैर हो गया, दोनों पैरों के बीच में ये मीडियल वाला पार्ट हो गया, तो मीडियल क्यूनिफॉर्म हो गया। फिर ये लेटरल क्यूनिफॉर्म हो गया, यानी साइड वाला लेटरल क्यूनिफॉर्म, और ये हो गया इंटरमीडिएट। लेकिन आपको ऐसा याद नहीं रखना, आपको बता देना डायरेक्ट कि आपकी कितनी क्यूनिफॉर्म है? 3 क्यूनिफॉर्म है। ठीक है,
चलते हैं आगे। तो ये आपके नाम थे कौन कौन सी बोन्स के, कार्पल और टार्सल के। इसको अच्छे से दोस्तों याद होना चाहिए आपको, तभी आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा, वरना प्रैक्टिकल में कोई ना कोई आपकी खामी रह जाएगी, और अगर एक खामी रहेगी तो लास्ट तक वो दूर नहीं होने वाली है दोस्तों ना, याद रखना। नेक्स्ट आपका जो एनाटॉमी में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पूछेगा कि कौन सी बोन एक्सोक्राइन होती है और कौन सी बोन होती, या सॉरी कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन होती है, क्योंकि बोन ही बोन पढ़ते जा रहे हैं तो दिमाग में बोन ही आ रहा है। सुनना ध्यान से कि कौन सी एक्सोक्राइन है कौन सी एंडोक्राइन होती है। तो एक्सोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन समझ लो, थोड़ा सा बता देता हूं। एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट प्रेजेंट है, इसके डक्ट अंदर डक्ट एब्सेंट है, समझ गए। एक्सोक्राइन से सिक्रेट होते हैं एंजाइम, और एंडोक्राइन से सिक्रेट होते हैं हॉर्मोन्स। हार्मोन अपने आप में केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर का मतलब होता है कि ऐसे संदेशवाहक, ऐसे मैसेंजर जो आपकी बॉडी की कोई भी केमिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, जैसे बीपी बढ़ा दी किसी ने किसी और चीज को प्रोड्यूस करने की दर को बढ़ा दिया ना, तो वो सब रेट वगैरह बढ़ा दी, तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद करते हैं एंजाइम। एंजाइम अपने आप में सब्सटेंस है, पदार्थ है। तो देखो इसमें डक्ट के थ्रू, यानी बहुत सारी नलियां मौजूद हैं, नलियों के हिसाब से आपके जो कोई भी टारगेट ऑर्गन है और अंग है, वहां पे इसका सिक्रेशन हो जाएगा। जबकि इसका सिक्रेशन कहां होता है, क्योंकि डक्ट तो है ही नहीं, तो सीधा सिक्रेशन किस में हो रहा है, ब्लड के अंदर। तो एक्सोक्राइन की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सब्सटेंस यानी कि एंजाइम्स को डक्ट के माध्यम से या डक्ट के थ्रू कहां पहुंचाती हैं, किसी भी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ऐसी ग्लैंड्स जो बिना डक्ट्स के, ठीक है, या ऐसे डक्टलेस ग्लैंड्स जो कि केमिकल मैसेंजर्स यानी हॉर्मोन्स को सीधा कहां सिक्रेट करती हैं, ब्लड के अंदर। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है। मिक्स्ड ग्लैंड यानी जो कि ग्लैंड कैसी है, कंबाइन है। कंबाइन का मतलब क्या हो गया कि जो तो एंडोक्राइन भी हो और साथ में कौन सी हो, एक्सोक्राइन भी हो। तो ऐसी ग्लैंड का नाम अगर कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, ऐसी ग्लैंड कौन सी है दोस्तों, पैनक्रियाज, अग्नाशय। क्योंकि अग्नाशय से एंडोक्राइन के हिसाब से हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन हो गया, ठीक है, वहां पे अल्फा बीटा गामा सेल्स होती है ना, तो इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्लूकागोन हार्मोन हो गया, ऐसे हार्मोन सिक्रेट हो सकते हैं। साथ में एंजाइम तो सिक्रेट होते ही हैं वहां से, पेनक्रियाटिक एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ना, लाइपेज, ये सब एंजाइम्स कहां से सिक्रेट हो रहे हैं, आपके पेनक्रियाज से। तो यहां पे पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड होती है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड यानी कि जो हार्मोन्स का भी सिक्रेट करे और साथ में किसका सिक्रेट करे, एंजाइम्स का, उसे कहा जाएगा मिक्स ग्लैंड। दोस्तों ये अपने पास में वाइवा में क्वेश्चंस हैं, उसी की सीरीज आगे से आगे चलती जा रही है, तो बहुत कॉन्स्टेंटली आपको चलते जाना है इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर, और जल्द से जल्द अपन खत्म कर लेंगे। चलते हैं इन्हीं के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है, बात करते हैं कि साइनस क्या चीज होती है और उनके नाम क्या हैं। बताना है कि अपने ब्रेन के अंदर जो बोन्स हैं, तो बोन्स जहां पे आर्टिकुलेट होती हैं, स्कल की बोन्स जहां से मिल रही हैं, उसमें जहां स्पेस मौजूद है उसे क्या कहेंगे, साइनस कहेंगे। या बोल सकते हो कि स्कल की बोन्स जहां मिल रही हैं वहां पे जो जॉइंट प्रेजेंट हो गया, गैप प्रेजेंट हो गया, उसे क्या कहा जाता है, साइनस। अब बात करते हैं, देखो सूचर्स हैं, सूचर्स के बारे में अपन ने बात कर ली, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, साइनस की। तो साइनस दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में चलते हैं, बात चर्चा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आपके साइनस। सबसे पहला ये जो साइनस आपको दिखाई दे रहा है एकदम सामने की तरफ, इसका नाम है कौन सा, फ्रंटल साइनस। ये कौन सा है, फ्रंटल। फिर आंख के पीछे वाला जो है वो है आपका एथमोइड, दिख रहा है अच्छे से। फिर उसके पीछे जस्ट है वो है स्फिनोइड साइनस, और यहां पे ऊपर वाले जबड़ा जिसको मैग्जिला कहते हैं, तो मैग्जिला के पीछे वाला साइनस कौन सा हो गया आपका, मैग्जिलरी साइनस।
आपको क्लियर हुआ दोस्तों? तो कौन कौन सा साइनस है? ये आपका फ्रंटल साइनस है, ये एथमोइड है, एथमोइड के जस्ट पीछे स्फिनोइड है, और यहाँ पे कौन सा हो गया आपका मैक्सिलरी साइनस। तो टोटल कितने प्रकार के साइनस हो चुके हैं? 4। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि साइनस कौन कौन से हैं, साइनस के नाम बताओ, तो आपको 4 साइनस के नाम प्रॉपर्ली ऐसे मुंह पे याद होने चाहिए। कार्पल के नाम, टार्सल के नाम, सूचर्स के नाम और साइनस के नाम, ये 4 नाम तो आपको मुंह जबानी याद हो ही हो, क्योंकि इनमें से चारों में से चारों भी पूछ सकता है एग्जामिनर, या कोई सा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। चलते हैं बाद में इसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि स्टर्नम कौन सी हड्डी है? कि सर स्टर्नम यहां से लेकर यहां नीचे तक, आप ऐसे लोकेशन उसको बताओ सर एग्जाम में, सर ये स्टर्नम बोन है। पूछ रहा है विच टाइप ऑफ द बोन, सर ये एक तरह की फ्लैट बोन होती है, फ्लैट यानी चपटी हड्डी। देखिए क्या लिखना है इसके बारे में, स्टर्नम कौन सी बोन है आपकी? फ्लैट बोन है। बताना कि सर यहां से ये वाली जो हड्डी है, जो रिब्स को पीछे की साइड जो वर्टिब्री से जो रिब्स निकल रही हैं उनको होल्ड करने का काम कर रही है, कौन सी? आपकी स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम है। अब याद रखना, मैंने पहले बताया था आपको बोन वाले चैप्टर के अंदर कि आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, छाती है, छाती की जो चारों तरफ जो हड्डियां होती है ना, जो कवरिंग बना रही हैं, बाउंड्रीज बना रही हैं, वो सभी की सभी बोन कैसी हैं? फ्लैट बोन्स है तुम्हारे पास में। तो ये आपकी स्टर्नम कौन सी बोन हो गई? फ्लैट बोन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ द जॉइंट। ये जॉइंट वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से याद होना चाहिए आपको। कोई से भी जॉइंट पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे कलाई में कौन सा जॉइंट है, तो आप बताओगे सर एक ग्लाइडिंग जॉइंट है। वो बताएगा कि बताओ शोल्डर में यहां पे कौन सा जॉइंट है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। ये शोल्डर वाला कौन सा जॉइंट हो गया आपका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, वो पूछेगा कि बताओ गर्दन वाला कौन सा जॉइंट है, तो आपको बताना पड़ेगा ये पाइवट जॉइंट है। अपने यहाँ पे लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाना, वहां 10 घंटे की एक क्लास दे रखी है, उसके अंदर आप आगे की तरफ स्किप करके जॉइंट नाम से चैप्टर पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, वहां पे 5 या 7 मिनट में खत्म हो रहा है, वो आप देख सकते हो लाइव वाले सेशन में जाके। नेक्स्ट आपकी लोकेशन ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल की लोकेशन कहां होती है? क्लेविकल कॉलर बोन होती है, जो यहां से स्टर्नम की तरफ से ही निकल रही है, ये वाली जो हड्डी है, और पीछे जाके जो आपका स्केपुला है, स्केपुला का एक प्रवर्ध निकला हुआ है जिसका नाम है एक्रोमियन फोरामेन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस से जाके जुड़ रही है। तो क्लेविकल कहां से निकल रही है? स्टर्नम से निकल रही है, और पीछे जा रही है, पीछे जो स्केपुला कंधे वाली हड्डी है उससे एक प्रवर्ध निकला हुआ है जिसका नाम है एक्रोमियन प्रोसेस, उससे जाके आर्टिकुलेट हो रही है, जुड़ रही है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसी के अंदर, ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं? तो ब्लड सेल्स नाम याद रखना, कौन कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे अपन? थ्रोम्बोसाइट। तो ये भी आपको प्रॉपर्ली याद होने चाहिए कि कौन कौन से इरिथ्रोसाइट हैं, कौन कौन से थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, इनका लाइफ स्पान कितना होता है, कैसे कैसी शेप दिखाई दे रही है। उसी आपके एनाटॉमी के लेक्चर के अंदर आपको ब्लड नाम से जो टॉपिक है उसमें आसानी से चीजें देखने को मिल रही हैं। इवन आप जयशिव सर की जो क्लास है हीमेटोलॉजी की, जो 7 घंटे की लाइव क्लास है, उसमें भी आप ये ब्लड वाला टॉपिक आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट आपका है सेल ऑर्गेनेलीज के नेम। आपको कोई सा भी एक सेल ऑर्गेनेली है, जैसे कि सेल के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग ऑर्गेनेली, जैसे कि आप बता सकते हो सर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या आप बता सकते हो राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई सा भी वो आपको पूछ सकता है। वैसे पूछने की बात है, वो डायरेक्ट कहेगा कि भाई सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, वो डायरेक्टली बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा। आप जाओगे तो पूछेगा सर बहुत ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा नहीं बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ये बताओ, इस तरह से बताओ कि राइबोसोम के अंदर 70S और 80S के अंदर S का मतलब क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा ना। बता देता हूं स्वेडबर्ग यूनिट होती है, बट ऐसा नहीं पूछने वाला वो तुम्हें, वो डायरेक्टली पूछने वाला है कि बताओ राइबोसोम क्या होता है, क्या बनाता है राइबोसोम, क्यों जरूरत पड़ी राइबोसोम की, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। सर प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सेल ग्रोनलिस क्वेश्चन आ रहा है। फिर पूछ रहे हैं सीसामोइड बोन क्या होती है। सीसामोइड बोन क्या होता है, जैसे डीआरटी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सीसामोइड बोन कैसे, कि मान लो ये आपको एक्सरे दे दिया किसी ने, ठीक है। जैसे मान के चलो ये कौन सी आपकी
फीमर है, ये आपकी टिबिया, ये आपकी फिबुला हो गई, ये आपका पटेला हो गया पैर के अंदर। अब यहाँ पे छोटी 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 हड्डियां मौजूद हैं। ये बोन्स कौन सी हैं? सीसामोइड बोन। ठीक है, इसके अलावा जो पटेला भी है वो भी अपने आप में कौन सी बोन होती है? सीसामोइड बोन। क्योंकि सीसामोइड बोन है वो कैसे आकार की होती है? नोड्यूलर। नोड्यूलर यानी नोड्यूल, कण की तरह, मोटा कण, मतलब कोई मोटा पार्टिकल है, एकदम गोल मटोल गोल बोल हो अपने पास बोन्स होती हैं। एग्जाम्पल कहां पे? एग्जाम्पल बता देना, पटेला। ठीक है, एटलस और एक्सिस के बारे में अभी पढ़ा था। एटलस क्या होती है? सर्वाइकल यानी कि गर्दन वाली रीढ़ की हड्डी के पीछे वाली हड्डी। ये वाली देखो C1 और C2 इनका नाम होता है। स्पाइन के नाम अपन ने सारी स्पाइन बोन्स के नाम एक एक करके पढ़ लिए थे। क्रेनियल बोन्स अपन ने बता दी हैं अभी। क्रेनियल बोन्स शुरुआत में बताई थी ना, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये सब याद रखना। टेलस। इसके अलावा बताया हुआ टीएम जॉइंट कौन सा है? टीएम जॉइंट कौन सा होता है? ये जो हड्डी होती है इसका नाम होता है टेम्पोरल, और ये वाली हड्डी इसका नाम होता है मैंडिबल। तो ये जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम होगा टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, यानी कि टीएम जॉइंट। तो याद रखना टीएम जॉइंट कौन सा है? ये वाला जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसी का नाम क्या है दोस्तों? टीएम जॉइंट। आ रही बात समझ में? तो इसके साथ में आपके एनाटॉमी के लगभग क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो क्वेश्चंस का भंडार है एग्जामिनर के पास में, कुछ भी पूछ सकता है। आपको थोड़ा 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 हर चीज के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे कि मेनली जो चीजें हैं वो पूछ सकता है आपको ईयर के बारे में, कि बताओ ईयर के अंदर मेलियस, इनकस और स्टेपिस 3 बोन्स होती हैं, इसके अलावा तुम क्या जानते हो, है ना? तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉर्मल आपको 1-2 लाइंस आपको याद होनी चाहिए। आई के बारे में पूछ लिया, बताओ आई के बारे में क्या जानते हो। उसने पूछा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या जानते हो, फीमेल के बारे में क्या जानते हो। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए उस ऑर्गन के बारे में कि सर ये इन इन अंगों से मिलकर बना होता है और इन इन ऑर्गन्स का ये काम होता है, बस ये बता दो। ठीक है, यानी कोई भी सिस्टम आपको पूछ रहा है, आपको डाइजेशन में नहीं घुस जाना है, आपको रेस्पिरेटरी में नहीं घुस जाना है। अगर अलग से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो या तो पूछ लेगा आपको मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या आपको पूछ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बस ऑर्गन्स के नाम पूछ रहा है। या मेल के अंदर आपकी ग्लैंड्स के नाम पूछ ले, बताओ कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। एक दो जितने याद आए उतने आप बता दो। ऐसा नहीं सब कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो वहां पे सब कुछ भूल जाओगे। आ रही बात समझ में? यानी कि थोड़ी 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 चीजें याद कर लो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके चलो, ताकि वहां पे आप बता सको, क्योंकि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन वो पूछता ही नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अब बात करते हैं जैसे ईयर, आई, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसके साथ में आपकी जो एनाटॉमी की जो मास्टर क्लास थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपकी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये आपकी आपके एनाटॉमी क्लास है कंप्लीटेड है दोस्तों। इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि पोजिशनिंग नाम से क्या क्या आपके पास में टॉपिक्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप मैंने बताया कि एक तरफ एग्जामिनर खड़ा है, बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आप हो। ठीक है, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन वहां पे पूछ रहा है तो आपको क्वेश्चन के क्या है, वहां पे उसके पास में काफी सारी फिल्में हो सकती हैं। वहां पे चेस्ट एक्सरे की फिल्म है, वहां पे तुम्हारे पास में स्कल की फिल्म है, तो ऐसे बहुत सारी फिल्म हो सकती है। वो कहेगा कि फिल्म उठा के बताइए इसमें क्या दिख रहा है या कौन सा एक्सरे है। मेजॉरिटी ऑफ एक्सरे यहां पे या तो पीए होंगे या लेटरल होंगे, ये याद रखना। पीए या एपी हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, लेटरल हो सकते हैं। तो रेडियोग्राफी के अंदर जो सबसे प्यारा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो यही बनता है। यहां पे देखिए, डिफरेंस बिटवीन चेस्ट पीए और चेस्ट एपी। कि आपको एक रेडियोग्राफ दे दिया चेस्ट का, ठीक है, एक एक्सरे दिया हुआ है एक फिल्म के ऊपर, बताओ उसमें पीए और एपी में क्या अंतर हो सकता है। तो ध्यान से समझो कि जो पीए होता है इसमें जो रेडिएशन है जो बॉडी के पोस्टीरियर भाग से कहां जाएगी, एंटीरियर में, यहां पे एंटीरियर से कहां पे जाएगी, पोस्टीरियर में। जो पीए जो लोकेशन होती है इसमें एक्सरे ट्यूब से लेकर जो केसिट है उसकी डिस्टेंस होती है लगभग 180 सेंटीमीटर, जबकि एपी के अंदर एक्सरे ट्यूब से लेकर जो आपकी डिटेक्टर है उसकी दूरी रहती है लगभग कितनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बात करें
पीए के अंदर मोस्टली चांसेज हैं कि पेशेंट इरेक्ट है। इसमें तो पीए में तो इरेक्ट है ही, बैठा हुआ भी हो सकता है, लेकिन इरेक्ट याद रखना है इसमें। और एपी में मोस्टली चांसेज हैं कि पेशेंट कैसा है, सुपाइन है, लेटा हुआ है। तो मैंने बताया था जब पीए वाली कंडीशन है तो पेशेंट क्या करेगा, अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के ऊपर यानी इलियक क्रिस्ट पे रखेगा और कंधे को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर लेगा, ताकि जो स्केपुला है उसकी जो शेडो छाया है वो आपके यहां पे नहीं आ जाए, किस पे, लंग्स के ऊपर नहीं आ जाए। यही बात मैंने बताई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जानना है कि इसके ऊपर स्केपुला की जो शेडो है वो कम दिखाई देती है, जबकि इसके अंदर जो स्केपुला की शेडो है वो ज्यादा दिखाई देती है। बात करें इसके अंदर डायफ्राम क्लियर दिखाई देता है, जबकि इसके अंदर डायफ्राम क्लियर दिखाई नहीं देता है। और बात करें इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि सर और क्या हो सकता है, इसके अंदर जो हार्ट है वो अपनी एक्चुअल साइज का दिखता है, जबकि इसके अंदर बात करें जिसमें हार्ट है वो कैसा दिखाई देगा आपको, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई यानी थोड़ा सा साइज में बड़ा दिखाई देगा। तो ये आपका अंतर किस किस में है, चेस्ट पीए और चेस्ट एपी में। तो दोनों क्वेश्चंस आपको अल्टरनेटिव है, एक दूसरे में याद होने ही होने चाहिए दोस्तों ना, याद रखना। चलते हैं इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट आपका कि नेम ऑफ द चेस्ट व्यूज, चेस्ट के कोई भी 7 व्यूज के नाम आपको बताने हैं। बहुत प्यारा और इजी क्वेश्चन दे रखा है इसने। कौन कौन से व्यूज हैं, जैसे आप लिख सकते हो कि सर चेस्ट का एपी व्यू है, पीए है, लेटरल है, ओब्लिक है, अपाइकोग्राम है, लॉर्डोटिक है, और कौन सा है, डेक्यूबिटस। ये आपको 7 व्यूज याद होने चाहिए। बात करें कि आपके पास में स्कल के व्यूज बताने हैं, सर एपी है, पीए है, लेटरल है, इसके बाद में और कौन सा बता सकते हो आप, स्टेनवर्स व्यू है, कॉर्डवेल व्यू है, बेस ऑफ स्कल है, ठीक है, मेस्टोइड व्यू है। तो आप ऐसे भी 5-7 इसके नाम है बता सकते हो। तो ये आपके कौन सी यूज हो गई, स्कल के। मेमोग्राफी क्या होती है, मेमोग्राफी मोहित सर आपको बता देंगे अच्छे से। इसके अलावा इसके व्यूज क्या क्या हैं, तो व्यूज याद रखना, 2 मुख्य व्यूज हैं इसके अंदर। जैसे ये ब्रिस्ट है इस तरह से, तो ब्रिस्ट का जो ऊपर वाला भाग है ये क्रेनियल, ये कोडल। तो एक्सरे की ट्यूब ऊपर रही, डिटेक्टर कहाँ है, नीचे। तो यहां पे जो व्यूज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सीसी यानी कि क्रेनियो कोडल। याद रखो जैसे ये मान ली फीमेल की ब्रिस्ट है, ये ब्रिस्ट हो गया, ये ब्रिस्ट हो गया, ये लाइन कौन सी है, मिड लाइन हो गई, और ये वाली लाइन कौन सी है, लेटरल यानी पार्श्व दिशा हो गई। ये मिड दिशा डायरेक्शन, ये पार्श्व यानी लेटरल डायरेक्शन हो गई। तो अगर अपन क्या करें, यहां से इस साइड से एक्सरे ट्यूब लें और इधर लगा दे डिटेक्टर, तो इसका नाम हो गया MLO। MLO मतलब मिड से किस दिशा में जा रहा है, लेटरल। तो मीडियो लेटरल और ओब्लिक यानी कि तिरछा, तो मीडियो लेटरल ओब्लिक। तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन हो गया, आपका कौन सा व्यू हो गया, आपका मेमोग्राफी का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन। आज क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बताओ रिस्ट के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, तो कौन सी होती हैं, कार्पल बोन्स पाई जाती हैं, है ना, 8 है, नाम आपको बताया था मैंने। इसके अलावा एल्बो के अंदर कौन सा जॉइंट होता है, तो सर एक तो ह्यूमरस होता है, एक आपकी कौन सी है, रेडियस अल्ना। कि सर नी के अंदर कौन सा होता है, ऊपर की तरफ कौन कौन सी है, फीमर है, नीचे कौन सी है, टिबिया फिबुला। कि सर शोल्डर में कौन सा जॉइंट है, शोल्डर के अंदर एक बोन होती है, इसका नाम होता है स्केपुला, और स्केपुला के अंदर ये आपकी ह्यूमरस एंटर कर रही है। इसमें फोरामेन निकला होता है ना, बता सकते हो क्या नाम है इसका, एक्रोमियन फोरामेन होता है। ये केविटी है, केविटी का नाम क्या है, एसिटाबुलम है, सॉरी ग्लिनोइड है ना, क्या हो रहा है भैया आज, ये ग्लिनोइड केविटी। बात करें हिप की, तो हिप में बता सकते हो कि सर ये इलियम हो गई,
ये प्यूबिस हो गई, ये इस्चियम हो गई। ये इस्चियम हड्डी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जो केविटी इसका नाम होता है एसिटाबुलम, और इसी के अंदर से आपका फीमर का हेड एंटर कर रहा है। हो सकता है, देखो बहुत सारी टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ, तो हो सकता है मुंह से मतलब बोलना कुछ चाह रहा हूँ और वर्बली कुछ निकल जाए ना, तो ऐसा माइंड मत करना कि सर आपने तो चीज गलत बता दी, हमारा गलत हो गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं है ना, तो थोड़ा सा समझ जाना, अंडरस्टैंड कर लेना चीजों को। चले आगे इसी के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 10 डे रूल क्या होता है? 10 डे रूल क्या होता है कि जब आप लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से की आप पेल्विस की रेडियोग्राफी करते हैं, तो आपका आइडियल जो डेज होते हैं किसी भी फीमेल के अंदर, तो क्या बताया मैंने कि फीमेल के अंदर या तो लोअर एब्डोमेन, ठीक है, यानी निचले वाले पेट की, या फिर बात करें अपन पेल्विस की जो रेडियोग्राफी है, उसका आइडियल टाइम होता है आपका एमसी पीरियड के शुरुआती 10 दिन, शुरुआती 10 डेज। क्योंकि 10वें दिन से लेकर 17वें दिन की जो पीरियड है, जो अवधि है, इसके अंदर ओव्यूलेशन के चांसेस ज्यादा है, यानी अंडोत्सर्ग इसी के अवधि के बीच में होगा। अगर ओव्यूलेशन इस पीरियड में हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हो गया, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो 17 दिन से बाद वाले टाइम में क्या हो चुका है, नया बेबी बन चुका है, जाइगोट बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, नया बेबी बन चुका है। तो आइडियल टाइम कौन सा हो गया एमसी पीरियड का? लगभग शुरुआत का कौन सा दिन? 10 दिन। तो इसे क्या कहते हैं? 10 डे रूल, याद रखना। तो आप बताओगे, आपको अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बताना है कि सर फीमेल्स के अंदर, फीमेल भी कैसे, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल, जैसे जिनकी एज 12 साल से लेकर 50 साल के बीच में है, उन रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स के लिए लोअर एब्डोमेन और बात करें पेल्विस, लोअर एब्डोमेन और पेल्विस की रेडियोग्राफी एमसी पीरियड के शुरुआती 10 दिन में ज्यादा आइडियल मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के और साथ में ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आगे बात समझ में? ना के बराबर है एक तरह से ना। उसके बाद में आपको देखो इस तरह से एक एक्सरे दे रखा होता है, ये आपको जैसे रेडियोग्राफ दे दिया इस तरह से ना, वहां पे तुम्हारे पास में एक्सरे दे दिया, स्कल का रेडियोग्राफ है, तो स्कल के रेडियोग्राफ में पहुंचा आपको पहचानना है। क्या क्या पहचान सकते हो, मैं आपको पहचाना सिखाता हूं। देखो, और पूछेगा कि बताओ इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो आप बता देना ना क्या दिख रहा है। देखो, कोशिश करते हैं बताने की। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जो सूचर है बीच में आ रहा है, ये सूचर कौन सा हो गया? सजाइटल। यहां पे जो सूचर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? कोरोनल। यहां पे जो लैम्डा की शेप में जो सूचर दिखाई दे रहा है ऐसा वाला, वो कौन सा हो गया? लैम्डोइड सूचर। इसके अलावा यहां पे नाक के दोनों तरफ जो ब्लैकिश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन सा हो गया? आपका फ्रंटल साइनस। आप ये ध्यान देखो, ये आंख है, आंख के बीच के अंदर देखो इस तरह से एक दीवार से व्हाइट व्हाइट कलर की धारियां दिख रही हैं, इसको बोला जाता है पेट्रस रिज। ठीक है, पेट्रस रिज क्या चीज होती है? जो आपकी स्फिनोइड बोन होती है ना, स्फिनोइड बोन जो आपकी है ना, तो स्पिनोइड बोन की इसकी तरफ एक पिरामिड शेप की एक प्रवर्ध निकला होता है इसी टेम्पोरल की तरफ से, तो वही आपका पेट्रस रिज है, याद रखना। फिर इसके अलावा नेजल सेप्टम, नाक को जो, नाक की वो हड्डी जो दो पार्ट्स में नोज को डिवाइड कर रही है, वो नेजल सेप्टम हो गया। ठीक है, ये मैक्सिलरी साइनस हो गया, ये आपको ब्लैकिश कलर के दिख रहे हैं, दो साइनस, दो मैक्सिलरी साइनस हो गए। ये मैंडिबल जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बता सकते हो सर ये मैक्सिला इसमें दिखाई दे रहा है, तो आपके सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बात समझ में? चलते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए। एक ऐसे स्कल का रेडियोग्राफ हो सकता है, ऐसे आपके पास में एक चेस्ट का रेडियोग्राफ भी हो सकता है। बताना सर ये चेस्ट है, ठीक है सर, इस चेस्ट के अंदर ये राइट वाला लंग है, ये कौन सा है? लेफ्ट वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या किसकी शेडो है? हार्ट है। यहाँ नीचे क्या बने हुए हैं? डायफ्राम बने हुए हैं सर। ठीक है, यहाँ पे लंग्स पे जाने वाली पल्मोनरी आर्टरीज हैं, एकदम व्हाइट कलर की दिख रही हैं जो। यहाँ पे जो हार्ट की जो आर्टिक आर्च है वो ऐसे घूम रही है यूं शेप में। ये ऊपर का ये हिस्सा है, या यहाँ पे जो हड्डी निकली हुई है ये वाली, इसका नाम क्लेविकल है। ऊपर से श्वास की नली आ रही है, ट्रेकिया नाम हो गया उसका। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने आपको, है ना। ये जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन एंगल्स के नाम होते हैं सीपी एंगल। ठीक है, इसको कोस्टोफेरेंजियल एंगल बोलते हैं, इसको कार्डियोफेरेंजियल, फिर ये कार्डियोफेरेंजियल, ये कोस्टोफेरेंजियल या कोस्टोफ्रेनिक, है ना, कार्डियोफ्रेनिक और कोस्टोफ्रेनिक एंगल। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं, ये आपकी हड्डियां हो गई कौन सी? पेल्विस की। क्या आपकी कौन सी होगी? इलियम। फिर ये प्यूबिस, और फिर ये कौन सी आ गई? इस्चियम। ये याद रखना। वहीं बात करें आपके शोल्डर के, कोई एक्सरे आ सकता है, तो शोल्डर के अंदर आपको क्या क्या चीजें बतानी है?
आप रोक के भी दे सकते हो वीडियो को। शोल्डर के अंदर देखो ये जो हड्डी आपकी वो कौन सी है, स्कैपुला की जो तिरछी शेप में आ रही है इस तरह से, तो स्कैपुला हो ही गया। स्कैपुला से आपका एक फोरामन निकला हुआ है ये वाला, इसका नाम होता है एक्रोमियन। तो एक्रोमियन ऊपर से आ रही है क्लेविकल यानी कोलर बोन, ये वाली हड्डी कौन सी है आपकी, क्लेविकल, यहाँ पे जॉइंट हो रहा है। इसके अंदर जो केविटी बनी हुई है इसका नाम कौन सा है, ग्लिनोइड केविटी, और उसके अंदर क्या घुस रहा है, ह्यूमरस। तो ये जॉइंट कौन सा हो गया आपका, शोल्डर जॉइंट। आगे चलते हैं, देखो ये आपका बताया हुआ है हिप जॉइंट के बारे में पहले से। ये नी है, नी के अंदर आपका एक्सरे वहां पे दे सकता है। नी के अंदर का अगर एक्सरे पड़ा हुआ है तो देखो ये आपकी फीमर हो गई, जो बड़ी है वो कौन सी है, टिबिया, क्योंकि टिबिया किस तरफ जाती है, थंब की साइड, अंगूठे की साइड। और जो छोटी है वो है फिबुला, क्योंकि ये किस तरफ जाती है, फिंगर्स की साइड। टी से याद रखना टिबिया और एफ से याद रखना फिबुला, ठीक है, फिंगर्स की साइड ये। और जो आपका प्रवर्ध यहाँ पे जो साइड से निकला हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये बेसिकली जो साइड वाला पार्ट है, जो नीचे जो प्रवर्ध निकला रहता है, इसे बोलते हैं कॉन्डाइल्स, याद रखना। तो ये जो अगर पैर है तो जो आपके नी है, जॉइंट है, उसके बीच की तरफ वाला प्रवर्ध है, मतलब बीच में जो आ रहा है उसको बोलेंगे मीडियल कॉन्डाइल, और साइड वाला है उसे बोल देंगे लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। तो ऐसा प्रेशर मत लेना दिमाग के अंदर, पढ़ते जाओ बस सारी चीजें। ये मैंने आपको पहले बता ही दिए हैं, कार्पल टार्सल्स के नाम वगैरह बता दिए हैं, साइनस मैंने आपको बता दिया है, सीसी और एमएलओ जो मेमोग्राफी के व्यूज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसके साथ में डीआरटी की जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास है लगभग कंप्लीट होती है। बेसिक जो आप रेडियोग्राफी प्रोजेक्शंस है, आपको वो केवी, एमए, एमएएस, इन सब चीजों के बारे में पूछ सकता है कि बताओ किस में केवी लग रहा है, कितना एमएएस लग रहा है। मेनली क्या है कि आपके पास जो चिट्स आएंगे ना, जो चिट्स के अंदर आपको कोई भी एक रेडियोग्राफिक व्यू आ सकता है। जैसे मनोज सर ने बताया था ना कि आप जब एक रिटर्न एग्जाम होती है प्रैक्टिकल की, तो उसमें बहुत सारी चिट्स होती हैं, तो उसमें कोई भी रेडियोग्राफिक व्यू आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो आपको रेडियोग्राफी के जो नोट्स दे रखे हैं ना, उन नोट्स को आप अपने साथ लेके जाना, ठीक है। जितना भी आपको टाइम मिले जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो उससे पहले जस्ट आप उन नोट्स को रिवाइज कर लो। छोटे छोटे व्यूज हैं, इसमें याद होना चाहिए क्या क्या चीज जानो चाहिए। एक तो प्रॉपर पोजीशन देख लो, सेंट्रल एज कहां से पास हो रही है वो देख लो, और क्या क्या उसमें दिखाई दे रहा है वो देख लो। बाकी ये चीजें आपको लिखनी है और ये चीजें आपको एग्जामिनर को बतानी है। याद रखना कोई भी रेडियोग्राफ है उसके अंदर आपको पढ़ना आना चाहिए कि इसमें क्या दिख रहा है। मेनली किस किस में क्या दिख रहा था, मैंने चेस्ट, स्कल, पेल्विस, ये तीनों चीजों को बता दिया, ये पूछता है, या नी का बता दिया, कार्पल और टार्सल का बता दिया। अगर ये याद है तो लगभग आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा चला जाएगा। साथ में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना, वहां पे घबराना नहीं। अगर घबरा गए तो क्वेश्चंस आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी नहीं घबराना आपको, ठीक है। तो इसके साथ में आपकी क्लासेस यहीं पे एंड होती हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपके अब तो कब मुलाकात होगी, मैं चाहता हूं तो सेकेंड ईयर में मुलाकात हो दोस्तों आपसे, फर्स्ट ईयर में कोई लौट के नहीं आए। मैं तो ये चाहता हूं कि आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के लिए। जितने हम लोगों से कोशिश हुई हमने की, सीरियसली जो ऑफलाइन जो बच्चे आए हुए हैं दे नो वेरी वेल कि हाँ हमने कसर नहीं छोड़ी है किसी मामले के अंदर। जितने पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो सकते हैं हमने पढ़ाए हैं, गेस्ट पेपर्स दिए हैं, जितना हमने कोशिश करी गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस मैच करे हैं। बाकी आप सबके हाथ में है कि आपका रिजल्ट क्या रहता है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारी लाइव क्लासेस के दौरान इतना ट्रस्ट दिखाया हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर, हम सब लोगों पे। और बस आप सब लोगों का सपोर्ट है जिस वजह से हम लोग यहाँ हैं, और हमेशा जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तब तक हम एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ में क्लास यहीं पे एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु विद्या के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको मनोज सर ने बताया आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने आपको बताया भी था कि एग्जामिनर आपसे किस किस तरह से और क्या क्या सवाल पूछ सकता है। उनमें से ही एक टाइप के अपन उठाते हैं जिनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चंस। जैसे कि एक एग्जामिनर वहां आपको इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होंगे, उन इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं और उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपनी रेडिएशन फिजिक्स की बात करें तो रेडिएशन फिजिक्स में वहां इंस्ट्रूमेंट हो सकता है अपना एक्सरे ट्यूब। मोस्ट कॉमनली कहीं पे भी सेंटर हो और किसी भी कॉलेज में हो उसमें एक्सरे ट्यूब तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एक्सरे ट्यूब की। एक ऐसी डिवाइस जिसको एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है।
तो इसमें अपन बात करेंगे मेनली दो चीजों की बात करते हैं, एनोड कैथोड। एनोड को अपन टारगेट बोल सकते हैं, कैथोड को अपन सोर्स बोल सकते हैं। क्लियर? आगे बात करें तो इसके बाद में इन दोनों को कवरिंग करके रखता है वो होता है ग्लास एनवेलप। ग्लास एनवेलप में एक ऐसी जगह जहां से एक्सरेज इमिट होती हैं उसको कहा जाता है विंडो। वो बनी हुई होती है बेरिलियम की, इसलिए उसका कंप्लीट नेम हो गया बेरिलियम विंडो। इसके बाहर की तरफ फिल किया जाता है ऑयल। जब हम देखते हैं कि जब कैथोड को हीट किया जाता है, थर्मोनिक इमिशन प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जाके एनोड से स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरेज तथा हीट प्रोड्यूस होती है। 99% हीट होती है, 1% एक्सरेज होती है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो अपन देख रहे हैं 99% जो हीट है उसको कंडक्शन जरूरी है, वरना लगातार इस एनोड के यहाँ पे वो इकट्ठी होती रही तो इसको मेल्ट कर सकती है। इस चीज से बचाने के लिए अपन इसको पीछे इसको कनेक्टेड करके रखते हैं और ऑयल करते हैं जो कि इसको कूलिंग का काम करता है। ठीक है, बात करें एक्सरे ट्यूब की, दो तरह की एक्सरे ट्यूब होती है। पहली होती है स्टेशनरी, दूसरी होती है रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब। ठीक है, स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब एक ऐसी एक्सरे ट्यूब जिसमें एनोड फिक्स रहता है, स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब कहलाती है। एक ऐसी एक्सरे ट्यूब जिसमें एनोड रोटेट करता है यानी कि मूव करता है, उसको रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब कहा जाता है। बात करें उन दोनों में एनोड एंगल की, स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब में एनोड एंगल जो होता है वो 10 से लेके 25 डिग्री के बीच में होता है और रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब में एनोड एंगल 6 से लेके 17 या 18 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी एनोड एंगल की। अब बात करते हैं मटेरियल किन किन चीजों से मिलके हुए बने होते हैं। अब देखो आप ध्यान से डायग्राम में, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये जो चीज आपको दिख रही है ये कैथोड है। एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है वो कैथोड है अपना और ये वाला पार्ट एनोड है। कैथोड जनरली चाहे स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब हो चाहे रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब हो, कहीं पे भी काम में ले रहे हो, मोस्टली ये बनी हुई होती है टंगस्टन की। टंगस्टन को अपन W से डिनोट करते हैं। क्लियर? बात करें एनोड की, एनोड वेरी करता है कि आपको कौन सी एक्सरे चाहिए। ठीक है, तो इसमें बात करें यदि आप लो एनर्जी एक्सरे जाते हो तो वहां पे जैसे कि मेमोग्राफी में, तब वहां पे अपन काम में लेंगे मोलिब्डेनम और रोडियम। और यदि आप नॉर्मल डायग्नोस्टिक में काम में लेते हो वहां पे अपन टारगेट बनाते हैं टंगस्टन का। क्लियर? इनके एटॉमिक नंबर जरूर याद रखना, पूछ सकता है आपको। टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 74, मोलिब्डेनम का होता है 42 और रोडियम का होता है 45। एक आपका सबसे ज्यादा बैरियर जिसको काम में लेते हैं वो होता है लेड। लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82। ये कुछ एटॉमिक नंबर हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको। ठीक है, याद रखना। देखो रिपीट कर रहा हूं, लेड का होता है 82, टंगस्टन का होता है 74, मोलिब्डेनम का होता है 42 और रोडियम का होता है 45। आप इनके सिंबल भी याद रख सकते हो, प्रतीक जिनको अपन बोलते हैं। क्लियर? देखो अपन इसको समझते हैं। अब एक अपने जैसे कि ये अपना कैथोड है जिसमें से अपन हीट करेंगे इसको तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे थर्मोनिक इमिशन के थ्रू। अपना टारगेट मटेरियल दो तरह का हो सकता है, या तो स्टेशनरी या रोटेटिंग। मैं रोटेटिंग वाला बना रहा हूं, तो सपोज दैट ये मैंने रोटेटिंग बनाया है। रोटेटिंग यहाँ कंडक्ट होता है स्टेम से। स्टेम बना हुआ होता है मोलिब्डेनम का जो कि हीट के कंडक्शन को रोकता है। ठीक है, इसके पीछे लगा हुआ है अपना रोटर जो इसको लगातार यूं घुमाएगा। ये हो गया रोटर और पीछे लगा हुआ है अपना स्टार। ये होता है, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और रोटर और जो स्टेम है ये इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि
जैसे कि आप बात करो कि स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब जिसमें आपने एनोड को फिक्स किया है, रोटेटिंग की क्या जरूरत पड़ गई? जब अपने पास स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब थी तो रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब की अपन को क्या रिक्वायरमेंट आई? ठीक है, रिक्वायरमेंट इसलिए आई क्योंकि देखो लगातार अपन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ हिट कर रहे हैं। सपोज दैट ये स्टेशनरी है तो लगातार इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ पे हीट डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से ये मेल्ट हो सकता है और यहाँ पे ये क्या यहाँ से टूटने लग जाता है। इस घटनाओं कहा जाता है एनोड पिटिंग। ठीक है, इस एनोड पिटिंग से बचने के लिए अपन इस जो अपना एनोड है इसको अपन ने मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिससे कि ये एनोड पिटिंग कम से कम हो, यानी कि इसका ये जो टूटना है ये कम से कम हो। एनोड पिटिंग की घटना से बचने के लिए अपन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब काम में लेते हैं। ठीक है, और अभी रिसेंट में यही एक्सरे ट्यूब अपन काम में लेते हैं। क्लियर, वापस लौटते हैं अपन अपने टॉपिक पे। ठीक है, ये अपनी एक्सरे ट्यूब होगी तो अपन ने क्या देखा, देखो एक्सरे ट्यूब वह ऐसी डिवाइस जिसमें एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता है। मेजर किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है? एनोड, कैथोड, स्टेम, रोटर, फिलामेंट अपन ने बात करी। इसके बाद में इसको जो कवरिंग करके रखता है वो हो गया अपना ग्लास एनवेलप, उसमें जो स्पेस जहां से रेडिएशन बाहर निकलेगी वो है बेरिलियम विंडो, और इसको बाहर ऑयल से फिल किया जाता है जो कि हीट का कूलिंग का काम करता है। ठीक है, अब आगे बात करें एनोड एंगल की। अपन ने कहा कि एक्सरे ट्यूब दो टाइप की होती हैं, एक स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब और एक रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब। वह एक्सरे ट्यूब जिसमें एनोड फिक्स रहता है स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब कहलाती है, वह एक्सरे ट्यूब जिसमें एनोड मूवमेंट करता है रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब कहलाती है। क्लियर, बात करें एनोड एंगल की तो स्टेशनरी में होता है वो होता है अपने 10 से लेके 25 डिग्री, और जो रोटेटिंग है उसमें होता है 6 से लेके 17 डिग्री तक। ठीक है, अगली आपको वहां रखा हुआ मिल सकता है, देखो ये ऐसे कोई आपको डिवाइस दिखे उसको कहेंगे कोलीमीटर। ठीक है, ये कोलीमीटर है, एक ऐसी डिवाइस जो बीम को कोलिमेट करती है। अपन बोलेंगे एक्सरे बीम को कोलिमेट करने वाली डिवाइस। जिस घटना से करती है, जिस प्रोसेस से करती है उसको कोलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा अपने एक वर्ड लिखा हुआ फिल्टर। फिल्टर इसके नीचे लगे हुए होते हैं जो कि अनवांटेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो हाई एनर्जी की हो चाहे वो लो एनर्जी की हो। जो वह एनर्जी जिस रेंज की अपन को चाहिए उसको आने देती है और जो अपन को नहीं चाहिए उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसी डिवाइस फिल्टर होती है। जो अपना कोलीमीटर है वो दो डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो आपको दो दिख रहे हैं ना इधर, ये वाले, ये दो तरह से मूवमेंट करवाते हैं लाइक दैट। एक तो ये वाला मूवमेंट और एक ये वाला मूवमेंट, दो मूवमेंट हो गए ना। देखो एक तो ये, इसको एक्स एक्सिस मानो तो ये वाला वाई एक्सिस हो जाएगा। दो तरह से हो जाता है, कुछ इस प्रकार से मूवमेंट होता है, और ये वाला, ये हो गया अपना कोलीमीटर और फिल्टर। आगे बात करें, देखो डार्क रूम। डार्क रूम में हैंगर्स रखे हुए हो सकते हैं, तीन टाइप के हैंगर होते हैं। ये क्लिप टाइप है, ये चैनल टाइप है और ये डेंटल टाइप है। नाम पूछ सकता है ये दिखने वाली। सबसे पहली बात तो कि हैंगर होता क्या है? फिल्म को होल्ड करने वाली डिवाइस, जिसको अपन एक्सपोज के दौरान और उसको ड्राइंग के दौरान काम में लेते हैं। जब फिल्म को अपन सुखाते हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में, ठीक है, तब अपन फिल्म को होल्ड करने के लिए अपन हैंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। तीन तरह के इस तरह के हैंगर पड़े हुए हो सकते हैं। ये वाला जो हैंगर आपको दिख रहा है ये वाला है क्लिप टाइप का, मैं लिख देता हूं एक बार आपकी सुविधा के लिए। ये वाला है वो है क्लिप टाइप का, ये वाला है चैनल, और ये है डेंटल टाइप। ये आपको वो पूछे, एग्जामिनर आपको पूछे कि हाथ लगा के कोई सा भी हैंगर आपके सामने उठा के रख देगा, ये किस टाइप का हैंगर है, तो आपको पता होना चाहिए।
इस टाइप का दिखेगा, उसको कहेंगे क्लिप, चैनल और डेंटल। आगे बात करें, डेंटल डार्क रूम में ही एक डिवाइस है जो आपको रखी हुई मिल सकती है, इस प्रकार की दिख सकती है। ये दोनों क्या है, कैसेट है, ठीक है। कैसेट के, अब आपको पूछ सकता है कैसेट होती क्या है। एक एसिड, एक कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर जो कि फिल्म तथा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को होल्ड करती है, ठीक है। बुक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को होल्ड करके रखती है। क्लियर। इसके दो पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। जो फ्रंट पार्ट होता है वो लो एटॉमिक मटेरियल का होता है जो कि रेडिएशन को आर पार होने देता है, और जो बैक पार्ट होता है वो हाई एटॉमिक नंबर का होता है जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। फ्रंट पार्ट की बात, लो एटॉमिक मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, कार्बन फाइबर हो सकता है, और बैक मटेरियल जैसे कि लेड। मैंने अभी भी बताया था कि अपना सबसे अच्छा ऑब्जर्वर होता है वो होता है लेड, पीबी से जिसको डिनोट करते हैं। हो गई बात। ये एक डिवाइस जो इस कैसेट के ऊपर प्लेस करते हैं जो कि स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करती है, तो वो होती है अपनी ग्रिड। तो ग्रिड की डेफिनेशन क्या दोगे, स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने वाली डिवाइस ग्रिड कहलाती है। खोज करी थी गस्टेव बक्की ने, इसलिए कई जगह आपको मशीनों पे बक्की लिखा हुआ दिख सकता है। वो ऐसे पूछ सकता है आपको कि बक्की लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर ग्रिड की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था गस्टेव बक्की, इसलिए अपन कई जगह ग्रिड को बक्की भी लिखते हैं, ठीक है। टाइप पूछ सकता है तो 4 टाइप की होती हैं, आप बता सकते हो। पैरेलल होती है, क्रॉस होती है, और फोकस टाइप होती है, और मूविंग ग्रिड होती है, ठीक है। आगे बात करें और क्या रखा हुआ हो सकता है वायर इंस्ट्रूमेंट में, फिल्में रखी हुई हो सकती है। तो फिल्मों में आपको पूछ सकता है कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, जैसे कि चेस्ट, हैंड, स्कल, स्पाइन, पेल्विस, नी, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट को आपको फिल्म रखी हुई मिल सकती है। उसमें कौन सा व्यू होगा और क्या उसमें चीज दिखेगी, इसका डिस्कशन आप सूरज सर के साथ करोगे, जिसको अपन एनाटॉमी और पोजिशनिंग में देखेंगे, ठीक है। उसका डिस्कशन आप सूरज सर के साथ करोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फिल्म जो रखी हुई है वो कौन से बॉडी पार्ट से एक्सपोज की हुई है, ठीक है। एक्सपोज भी है कि अनएक्सपोज है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। आपको विजन हो जाएगा। अब दो आते हैं जो सबसे ज्यादा मोस्टली आपसे पूछा जाते हैं, जैसे कि आप एप्रेन आप जाओगे पहन के, प्रॉपर ड्रेसिंग मैनर्स में जाओगे, तो आप वहां टीएलडी भी लगा के जाते हो। आप रेडिएशन वर्कर हो इसलिए आपको टीएलडी लगा, आप एक डिवाइस लगाते हो, तो आपको पूछ सकता है कि ये क्या है, तो उसको अपन कहते हैं टीएलडी। टीएलडी की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर। सबसे पहले इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो लिखोगे थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर, थर्मोसेंस डोजीमीटर। ये एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि रेडिएशन को मेजर करती है, और मेजर करती है वो यूनिट होती है मिलीरोंजन, मिलीरोंजन या रोंजन। रेंज जो होती है वो होती है इसकी 10 मिलीरोंजन से 1000 रोंजन, ये इसकी रेंज होती है। इस रेंज में ये इस रेंज की जो रेडिएशन होती है उसको ये मेजर करती है या डिटेक्ट करती है। क्लियर। बात करते हैं कि किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, तो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, टीएलडी कार्ड, टीएलडी कैसेट एंड टीएलडी डिस्क। देखो इसको मैं यहां समझा देता हूं आपको एक बार। जैसे कि आपको टीएलडी के बारे में पूछे तो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो अपन ने बोलता है टीएलडी कैसेट और टीएलडी डिस्क, ठीक है। जो टीएलडी कैसेट है इसमें 3 फिल्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, बाहर की ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मेटेलिक फिल्टर, ये होता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। दूसरे की बात करें, दूसरा होता है प्लास्टिक का, और तीसरा होता है ओपन। क्लियर। अब बात करें जो अब कौन सा फिल्टर किसको रिडक्ट करता है, यही साथ साथ ही अपन नोट कर लेते हैं। मेटेलिक जो फिल्टर होता है वो होता है एक्स एंड गामा रेज को डिटेक्ट करता है। प्लास्टिक वाला होता है वो बीटा को करता है,
और ओपन वाला ऑल टाइप रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। क्लियर? तो मेरे साथ साथ बोलोगे कैसेट 3 चीजों से मिलकर बनी हुई, मेटेलिक फिल्टर, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा ओपन। मेटेलिक डिटेक्ट करेगा एक्स एंड गामा रेज को, प्लास्टिक वाला करेगा वो करेगा बीटा को, और ओपन वाला ऑल टाइप रेडिएशन को। ठीक है, ये बात होगी कैसेट की। अगली आप बात करोगे डिस्क की। टीएलडी डिस्क होती है वो बनी होती है निकल कोटेड एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, टेफ्लॉन डिस्क बोलते हैं इसको। और ये टेफ्लॉन है वो बना हुआ होता है कैल्शियम सल्फेट, इसमें डोपिंग करते हैं डिस्पोजियम, कैल्शियम सल्फेट डिस्पोजियम, इसको बोलते हैं अपन डिस्पोजियम एक्टिवेटेड कैल्शियम सल्फेट। डिस्पोजियम की अपनी इसमें डोपिंग करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने वाली प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। क्लियर? आगे बात करें इसकी वर्किंग की बात करें तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, पहले इसको एक्सपोज किया जाता है, बाद में इसको रीड किया जाता है। ठीक है, एक्सपोज करते हैं तो इसमें दो बैंड प्रेजेंट होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, दूसरा एक वैलेंस बैंड होता है, दूसरा कंडक्शन बैंड होता है। जब इसको अपन एक्सपोज करते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, ये वाली प्रोसेस होती है, ये होती है एक्सपोज ऑफ टीएलडी। इसको बाद में एक टाइम के बाद में अपन इसको रीड करते हैं, इसकी डोज को कितनी डोज लगी है पर्टिकुलर, तो उसको अपन मेजर करते हैं, तो वहां पे अपन इसको रखते हैं, तो इसको हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से जो कंडक्शन बैंड में के पास में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वापस लौटते हैं, वैलेंस बैंड में तो एक लाइट इमिट करते हैं जिसको विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है, ये इस वाली प्रोसेस को कहते हैं रीडिंग ऑफ टीएलडी। तो दो प्रोसेस बताई है मैंने, पहली मैंने बताई है एक्सपोज ऑफ टीएलडी, दूसरा कहा है मैंने रीडिंग ऑफ टीएलडी। ये वाली प्रोसेस जब तुम्हारे पास लगी हुई है तब तुम्हारे पास होती है, और ये वाली प्रोसेस जहां पे इसको रीड किया जाता है, जैसे कि अपने यहाँ ARB में किया जाता है। ठीक है, ये बात होगी। अब बात करें कि बहुत ही छोटी सी डिवाइस है जिसको आप कैरी ऑन कर सकते हो, टेम्परेचर लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है, मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव होती है, और जो इसकी रेंज अपन ने बात कर ली 10 मिली रोंजन से लेके 1000 रोंजन तक होती है। 3 महीने का इसका टाइम पीरियड होता है यूज करने के लिए। ठीक है, यानी कि 3 महीनों तक अपन को ये यूज ले सकते हैं। आगे बात करें, एक और डिवाइस आपको दिख रही है, इसका नाम होता है फिल्म बेज। ये भी एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है जो रेडिएशन को मेजरमेंट करती है, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है। ठीक है, इसकी रेंज होती है वो होती है 10 मिली रोंजन से 10,000 रोंजन। ठीक है, इसकी रेंज होगी। ये भी ये 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसको अपन यहां आगे लिख लेते हैं। अपन बात करें फिल्म बेज की, ये एक होता है फिल्म होल्डर, और ये होती है फिल्म। रेडिएशन से फिल्म को एक्सपोज किया जाता है। ये किसकी बनी हुई हो सकती है आपको पूछ सकता है, तो इसको आप बताओगे ये बनी होती है जिलेटिन प्लस सिल्वर हेलाइड AgX। हेलाइड कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा मोस्टली होता है ब्रोमीन। क्लियर? तो ये फिल्म होती है जिसको रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है, इमेज बन जाती है, बनी हुई इमेज को कहते हैं लेटेंट इमेज। हो गई अपनी लेटेंट इमेज। अब बात करते हैं कि वो आपको पूछ सकता है क्या सभी टाइप की रेडिएशन से एक्सपोज होने पे इमेज बन सकती है, तो आप बताओगे ये काम होता है फिल्टर का। तो फिल्टर जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। आप इसको डायग्राम से यूं समझ सकते हो, नंबरिंग जरूर याद रखना। नंबरिंग कहां से होती है? नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फिल्टर होते हैं। पहला फिल्टर होता है वो ओपन होता है, ठीक है। दूसरा होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तीसरा जो होता है वो कैडमियम का बना हुआ होता है। चौथा जो होता है वो थिन कॉपर। पांचवा जो होता है वो होता है थिक कॉपर। और छठा जो होता है वो होता है लेड। क्लियर?
ये तो बात हो गई किससे बने हुए हैं। अब बात करते हैं कौन सी रेडिएशन को मेजर करते हैं। जो पहले वाला है ये मेजर करता है अल्फा को, दूसरा वाला करता है बीटा को, तीसरे वाला करता है न्यूट्रॉन को, ये करता है लो रेडिएशन यानी लो एक्सरेज को, ये करता है हाई एनर्जी एक्सरेज को, और ये वाला करता है गामा रेज को। क्लियर? सबकी थिकनेस 1 mm है, छोड़ के इसको, इसकी याद रखना, इसकी थिकनेस होती है 0.15 mm मिलीमीटर। बाकी सबकी थिकनेस 1 mm है। चौथा जो फिल्टर है उसकी थिकनेस होती है 0.15 mm। तो मेरे साथ रिपीट करना, 6 फिल्टर होते हैं। पहला फिल्टर ओपन, अल्फा को डिटेक्ट करता है। दूसरा प्लास्टिक जो कि बीटा को करता है। तीसरा कैडमियम जो कि न्यूट्रॉन को करता है। चौथा थिन कॉपर जो कि लो एनर्जी एक्सरेज को करता है। पांचवा थिक कॉपर जो कि हाई एनर्जी एक्सरेज को करता है। और छठा अपना लेड का बना हुआ जो कि गामा रेज को मेजर करता है। ये अपने 6 फिल्टर हो गए कुछ इस प्रकार से। क्लियर? आपको डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो, आप ये देखो, आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी इन्होंने, तो ये कुछ इस प्रकार दिया। जो ये छठा ये इसके सामने प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको जो इधर दिख रही है ये क्या है, फिल्म है जिस पे इमेज बन लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। इन सब को जो होल्ड करके रखता है उसको कहते हैं केसीट। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है? ये तो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कोडक रेडिएशन मॉनिटरिंग फिल्म पेज। ठीक है, ये अपना फिल्म पेज हो गया। आगे चलते हैं। ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट की बात। अब बात करते हैं कुछ, जैसे ओरली आपको क्वेश्चन पूछ ले, ये तो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हो सकते हैं, आपको दे और पूछे कि ये क्या चीज है, इसके बारे में बताओ, क्या होती है, कैसे करती है, जैसे अपन ने यहाँ पे बात करी ब्रीफली। देखो, जब तक आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन ना पुट अप करे तब तक आपको नॉन स्टॉप जितना आपको इसके बारे में पता है, जितना क्विक बता सकते हो, जितना समराइज करके बता सकते हो, आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, एग्जामिनर को भी ये लगे कि कोई चीज छोड़ी नहीं है, इसको नॉलेज प्रॉपर है, तो इस प्रकार से आपको समराइज करना आना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी नॉन स्टॉप बोल दो। विद आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 2 या 3 मिनट मिलेगी। यदि वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दे तो आप उसको जब तक नहीं रुकना है जब तक कि वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, अब जैसे कि ये तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ ले, अब उसका मन हो गया कि मैं तो मेरी मर्जी से पूछूंगा, तो किस किस तरह के मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में, जैसे कि सबसे पहले पूछ ले कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, तो आप जवाब दोगे एक ऐसी डिवाइस जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैंने बोला है एक ऐसी डिवाइस जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई को वापस लो में कन्वर्ट करती है, डिवाइस ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। 3 टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसमें आप फेरों की संख्या के आधार पे आप बता दोगे कौन सा कहाँ काम में आता है। जैसे कि आप बताओ, अब वो आपको आगे पूछ ले कि स्टेप अप क्या काम आता है, तो आप बताओ कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर का टाइप है जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन का पूछ ले तो उल्टा बोलोगे, हाई वोल्टेज को लो में करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो पूछ ले व्हाट इज रेक्टिफायर, तो एक ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है रेक्टिफायर कहलाती है। यह प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाती है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस रेक्टिफायर कहलाती है। इन केस यदि वो आपको रिवर्स क्वेश्चन कर दे कि
यह बताओ डीसी को एसी में बदलने वाली डिवाइस, तब आप आंसर दोगे इन्वर्टर। तो लिख लेना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस इन्वर्टर या बैटरी। ठीक है। बात करें रेक्टिफायर की, दो टाइप का होता है, हाफ वेव और फुल वेव। ठीक है। एसी की हाफ साइकिल को ही डीसी में बदले हाफ वेव, एसी की फुल वेव को, दोनों हाफ वेव को डीसी में कन्वर्ट करे फुल वेव रेक्टिफायर। एसी को आप, अब आपको ऐसे ही पूछ सकता है एसी क्या है? अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वह धारा जो कि समय के साथ जिसका मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन चेंज होती है, कुछ इस प्रकार से देखो, एसी कहलाती है। वह धारा जिसका समय के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, डीसी कहलाती है। ठीक है। ये बनता है टाइम और मैग्नीट्यूड के बीच। मैं लिख देता हूं, ये देखो लगातार ये इसमें चेंजेस हो रहे हैं और ये कांस्टेंट है। क्लियर? ये हो गया अपना रेक्टिफायर। एसीडीसी भी पूछ ले तो एसीडीसी भी अपने बता दी, और यदि वो पूछ ले अपने घरों में कितनी आती है, तो आप बताओगे अपने घरों में आने वाली जो धारा है वो 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और 220 वोल्ट उसकी वोल्टेज होती है। ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको आई होप पता होगा, नहीं पता तो आप याद रखना इस बात को। ये वाला आपको सूरज सर बताई देंगे। अपन चलते हैं अपने फिजिक्स और डार्क रूम का जो भी है अगला जैसे कि आपके पास है मेमोग्राफी एंड इट्स व्यू। मेमोग्राफी क्या है? सबसे वह मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसमें लो रेडिएशन को यूज करते हुए सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी की जाती है। या सीधे एक वर्ड में आपको आंसर देना हो तो आप दोगे ब्रेस्ट की स्टडी मेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है। या मेमोरी ग्लैंड की स्टडी मेमोग्राफी कहलाती है। क्लियर? व्यू, दो व्यू होते हैं, सीसी और एमएलओ। सीसी मतलब क्रेनियल कोडल, एमएलओ मतलब मीडियो लेटरल ओब्लिक। इसको आपको लास्ट के पीडीएफ में आप इसको देख भी सकते हो। ये देखो, ये आपके पास सीसी है और ये वाला एमएलओ है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। क्लियर? ये आपके मेमोग्राफी वाला क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल, जितना जल्दी आप जितना शॉर्ट में जितना फास्ट कर सको ना कोशिश करना। आगे बात करें 10 डेज रूल। ये एक रूल बनाया है जिसमें क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसके शुरुआती 10 दिनों में रेडिएशन से एक्सपोज करना, ऐसा कहते हैं कि हार्मफुल नहीं होता एज कंपेयर टू मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन के बाद। ठीक है। अब वो आपको ऐसे पूछ सकता है कि 10 दिन के बाद क्यों नहीं करते, तो आप उसमें बताओगे सर कि 10 से लेके 17 दिन के जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो फर्टिलिटी फेज माना जाता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ठीक है। ओवम भी उसी टाइम रिलीज होता है और स्पर्म भी हो सकता है उसी टाइम उससे इंटरेक्ट करे। ठीक है। और यदि इस दौरान आपने उसको रेडिएशन से एक्सपोज कर दिया तो उसमें म्यूटेशन हो सकता है, किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। ये उसके पीछे आप रीजन दोगे। आगे बात करें एक्सरे प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इसमें आप बताओगे कैथोड एनोड। कैथोड को हीट किया जाता है तो थर्मोनिक इमिशन की प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो तब वह इलेक्ट्रॉन एनोड से जाके स्ट्राइक करते हैं, तब एक्सरेज तथा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें आप बताओगे दो चीज प्रोड्यूस हो रही हैं अपने पास, एक्सरेज प्लस हीट। हीट का अमाउंट है वो है 99% और एक्सरेज है वो 1%। ठीक है। इसके बारे में आप बता सकते हो, दो टाइप की होती है, कैरेक्टरिस्टिक और ब्रह्मस्टलिंग। इसकी एनर्जी होती है लो, इसकी एनर्जी होती है हाई। आपको बताना हो तो जब आने वाला इलेक्ट्रॉन इनर सेल से इंटरेक्ट करे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बाहर से कोई सेल का इलेक्ट्रॉन उसको फिल करे, तब उनके बीच की एनर्जी का गैप में जो एनर्जी निकलती है उसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। और यदि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करे तब उत्पन्न होने वाली रेडिएशन ब्रह्मस्टलिंग कहलाती है। ठीक है। तो ये वाली है इनर सेल से इंटरेक्शन के दौरान,
ये वाली है न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियर फील्ड के दौरान। क्लियर? कि आने वाला इलेक्ट्रॉन इनर शेल से इंटरेक्ट करता है तो कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होती है, आने वाला इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम के न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फील्ड से इंटरेक्ट करता है तो ब्रह्मस्टरंग प्रोड्यूस होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, जिसकी अभी अभी मैं बात करके आया हूं कि एक ऐसी इस प्रकार की एक्सरे ट्यूब जिसमें एनोड मूवमेंट करता है। ठीक है? आगे बात करें गैस ट्यूब, तो एक ऐसी एक्सरे ट्यूब जिसमें हाई प्रेशर पे इनर्ट गैस फील की जाती थी। ठीक है? पुराने जमाने में अपन काम में लेते थे अपने, तो एक्सरे ट्यूब में हाई प्रेशर पे इनर्ट गैस फील की जाती थी। इन इनर्ट गैस को आयनाइजेशन किया जाता था जिससे कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिटिव उत्पन्न होते थे। पॉजिटिव है वो कैथोड से इंटरेक्ट करता था, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते थे, वो जाके इंटरेक्ट करते थे, सॉरी बोल गया, पॉजिटिव तथा नेगेटिव उत्पन्न हुआ है, पॉजिटिव जाके इंटरेक्ट करेगा कैथोड से और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे एनोड से। ठीक है? वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो जाके स्ट्राइक करेंगे, तब अपने एक्सरे उत्पन्न हो जाती है। ये वाली गैस ट्यूब में होती है। अब ये पूछ ले कि गैस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो आप बताओगे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस यानी कि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन जो होती है। ठीक है? आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, ये करी थी डब्ल्यूसी रोंजन ने 8 नवंबर 1895। क्या बता दोगे? सर डब्ल्यूसी रोंजन ने करी थी 8 नवंबर 1895, जिसकी डिस्कवरी के लिए उनको 1901 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्लियर? ये हो गई अपनी जितने एक नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछ सकता है या जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास वहां हो सकते हैं, उनमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो गुरु विद्या टीम जितना समराइज हो सकता है आपके लिए नॉर्मली क्वेश्चन आपको आपके सामने आए। मोस्टली 90% इन्हीं जो आपने डिस्कस किया है इन्हीं में से आपको कोई पूछेगा या इन्हीं में से कोई इंस्ट्रूमेंट आपके वहां रखा हुआ होगा। ठीक है? आगे की क्लास के लिए सूरज सर डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी और पोजीशनिंग के लिए। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक आपको सबको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए।